आपको सर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? मेरा इरादा तो बचपन से ही एक तो जैसे कि हमारी मोदी जी का जो विजन था चैलेंज एक्सेप्ट करने की बड़ी बुरी आदत, तो ऐसे लोगों के लिए हमने भयंकर पानी बरसा, बहुत तेज पानी बरसा, बहुत तेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक झा और आप सुन रहे हैं 23 साल का सफर, एक स्कूल डायरेक्टर की कहानी। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे शख्स जिनकी पहचान सिर्फ एक स्कूल डायरेक्टर नहीं बल्कि एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शक और एक परिवार जैसे स्कूल के रूप में होती है। पिछले 23 सालों से बैराड़ की जमीन पर इन्होंने शिक्षा को एक नई दिशा दी है। जिनके बच्चों के नाम हर बार मेरिट लिस्ट में चमकते हैं, जिनकी विनम्रता सबको छू जाती है और जिन्होंने बैराड़ में पहली बार कल्चरल प्रोग्राम कराकर बच्चों को मंच देना सिखाया। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी, उनके स्ट्रगल्स और वो सीखें जो हर छात्र, हर शिक्षक और हर ड्रीमर के लिए इंस्पिरेशन है। तो आइए स्वागत करते हैं बैराड़ के एजुकेशन के बैकबोन, आज के हमारे गेस्ट, वन एंड ओनली मिस्टर कल्याण सिंह वर्मा, द डायरेक्टर ऑफ न्यू पैराडाइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने महत्वपूर्ण पलों में से कुछ पल हमारे साथ व्यतीत करने के लिए आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो आप हमारे साथ जुड़े हैं? आज जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि मेरे 23 सालों का सफ़र आज आप लोगों को बताने वाले हैं, तो मुझे बड़ी उत्सुकता और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद दूंगा इसके लिए। थैंक यू सो मच। सर ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके इस 23 साल के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं एजुकेशन फील्ड में आने से पहले मैं दूसरे फील्ड में था, मेडिकल फील्ड में था, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ मन में विचार आया, क्योंकि हमेशा से मेरे मन में एक विचार था कि देश की या समाज की सेवा की जाए। तो मेरा इरादा तो बचपन से ही देश की सेवा के लिए फौज में जाने का था। अच्छा। लेकिन ईश्वर ने मुझे फौज के लायक नहीं बनाया, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि फौज में जाने के लिए आप जानते हो कि एक अच्छा हट्टा कट्टा कदकाठी वाला एक नौजवान चाहिए जो शायद दुर्भाग्य से मेरे पास नहीं थी। लेकिन मैंने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि चलो, अगर अपन एक सीमा पे जाके अगर देश की सेवा, मातृभूमि की सेवा नहीं कर पाए, तो एक ऐसे फील्ड में जाया जाए कि जहाँ पर सीमा पे जाने वाले लोग तैयार। ऐसे में इस शिक्षा के क्षेत्र में आपने इस स्कूल की जिम्मेदारी ली, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जिस समय हम लोगों ने स्कूल प्रारंभ किया बैराड़ में, तो पहले भी कई प्राइवेट स्कूल, लेकिन गिने चुने थे, वो चल रहे थे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किस हालत में चल रहे थे, क्योंकि हर स्कूल वाला अपनी तरफ से समाज को, देश को अच्छा देने का प्रयास करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने प्रयास किए जा रहे थे वो नाकाफी थे। तो कुछ नया करने का मेरे मन में विचार था, हमेशा से नया करने का विचार था शिक्षा के क्षेत्र में। और जितना मुझसे बन पड़ा, बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात को कहूँगा, क्योंकि जितना मुझसे बन पड़ा उतना मैंने किया और करता रहूँगा। और रही बात स्ट्रगल की, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आज तक ईश्वर की कृपा से नहीं आई कि कोई बड़ा स्ट्रगल हम लोगों को करना पड़ा हो। लेकिन छोटे छोटे स्ट्रगल हैं, चलते रहते हैं लाइफ में, और होने भी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे स्ट्रगल हम लोगों को मजबूत बनाते हैं। आपके अकॉर्डिंग इन 23 सालों में पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी और अब जो है, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिले? अभी बहुत कुछ चेंजिंग इस दौर में अब आए हैं शिक्षा में। एक तो जैसे कि हमारी मोदी जी का जो विजन था डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया ने एक ऐतिहासिक क्रांति मैं कहूँगा उसको शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया से आई। क्योंकि जो चीज़ें
हम लोगों को खुद एक एज अ शिक्षक मैं कहूँगा, एज अ टीचर मैं कहूँगा कि एक उस पैटर्न जो एजुकेशन का जो हमें कहीं से कुछ नया करने का हमारा विचार होता था उस समय, तो कहीं ट्रेनिंग विभाग के द्वारा कोई मिल जाती। वैसे तो आप जानते हो कि प्राइवेट स्कूलों को ट्रेनिंग ज़्यादा उपलब्ध हो नहीं पाती हैं, नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते थे कि कहीं से हमें ट्रेनिंग मिले, और मिल भी जाती थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा देती थी, और हम लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से भी हम लोग कुछ नया करने के लिए सीख के आते थे। तो उस समय सीखना और फिर सीख करके बच्चों को देना बहुत मुश्किल था, बहुत टिपिकल होता था, क्योंकि एक तो वो टेक्निक मिल पाना और फिर उसको बच्चों तक लेके जाना। आज के दौर में सब आसान, वो टेक्निक आसानी से मिल जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है, और आज भी ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो आज पैराडाइज में भी उपलब्ध हैं। जैसे स्मार्ट क्लासेस वगैरह, आज जैसे इंटरनेट की फैसिलिटीज जो 23 साल पहले नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल थी, तो वो मिल जाती है। तो बड़ा आसान हो गया है अब बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को सिखाना और खुद भी सीखना। हाँ, पहले कहीं और सीख के आते थे आप, फिर उन बच्चों को सिखाते थे। बिल्कुल। आज घर बैठे बैठे, कहीं भी बैठे बैठे आप कुछ भी सीख सकते हो और कुछ भी बच्चों को सिखा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सीखना और सिखाना बड़ा आसान हो गया। ये बहुत बड़ा चेंज है। आपकी जिंदगी का वो मोड़ जिसने आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, टर्निंग पॉइंट? मेरी जीवन का टर्निंग पॉइंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं इससे पहले मेडिकल फील्ड में एज अ फार्मासिस्ट मैं एक मेडिकल स्टोर संचालित करता था, और इसके साथ साथ अपने जो भी है छोटे मोटे काम वो भी चलते रहते थे मेरे घर का। तो कहीं ना कहीं मैं उस क्षेत्र में जब गया तो अपने आप को मैं थोड़ा सा एक नीरस मेरी जिंदगी मुझे महसूस होती थी, मतलब कि मेरे मन में एक ललक थी कि कुछ करना है नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, गरीब बच्चों के लिए, कुछ ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा से दूर थे, उनके लिए मेरे मन में हमेशा से विचार था कि इनके लिए कुछ करना है, और वो कुछ करने की भावना मुझे इस क्षेत्र में ले आई। वही टर्निंग पॉइंट आपको, वही मेरे जीवन का एजुकेशन की फील्ड में, और मैं तो कहूँगा कि मेरे जीवन का ही टर्निंग पॉइंट था वो, क्योंकि जो मैं पाना चाहता था वो मुझे इस शिक्षा के क्षेत्र में आकर के वो सब कुछ मिला। कभी ऐसा वक्त आया कि अब आपने सोचा कि मतलब जिंदगी थक गई, मतलब एक जगह रुक गए, अब कुछ नहीं, फिर आगे से कुछ आपने ऐसा किया हो कि कुछ कि आपकी लाइफ ही चेंज हो गई स्कूल के उसमें? ऐसा शायद मेरे जीवन में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट या ऐसा कोई समय नहीं आया कि मैं कभी अपने आप को हारा हुआ और थका हुआ मैंने महसूस किया हो। हमेशा मैं कुछ नया करने की और चैलेंज एक्सेप्ट करने की बड़ी बुरी आदत है। अगर मुझे कोई चैलेंज मिलता है, कोई अगर मेरा कंपटीटर कोई मेरे सामने आता है एजुकेशन फील्ड में, अगर जैसे हर जगह कंपटीशन होता है, स्कूल दो प्राइवेट स्कूल वालों में कंपटीशन होता है, तो वो कंपटीशन स्वीकार करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा उससे आगे बढ़ने की मुझे। और मैं तो कहता हूँ कि हर आदमी के जीवन में कंपटीशन, चैलेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, बड़ा कुछ करना है, तो आपको चैलेंज आपको एक्सेप्ट करने ही होंगे। ये अपना जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर उनकी सोच बदलना कितना मुश्किल रहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारा जो क्षेत्र है, अब परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई हैं, लेकिन जब हमने विद्यालय जब शुरू किया था तो उस समय बड़ा चैलेंजिंग था। बच्चों को पढ़ाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम था हमारे लिए पालकों को समझाना, क्योंकि आज अपन गवर्नमेंट स्कूलों में भी देख रहे हैं, लोग बाग गवर्नमेंट स्कूलों की या शिक्षकों की, किन्हीं शिक्षकों की लोग बाग बुराई करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने कहते हैं ना कि एक तरफा वो कमी नहीं है। कम ये कहें कि गवर्नमेंट के स्कूलों में कोई कमी है, कि शिक्षकों में कोई कमी है, मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों के जो शिक्षक हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर है, लेकिन उनके पास संसाधनों की थोड़ी सी कमी।
तो वो संसाधन हर जगह परेशान कर, हमें भी उन संसाधनों की वजह से हमें परेशान होना पड़ा। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बेरार तक आए कैसे, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पालक पढ़ाना चाहता है लेकिन यहाँ तक भेजे कैसे, वो भेजे कैसे, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास भी उतने साधन अगर हम उनको प्रोवाइड करा भी पाए तो महंगा होता था, पालक इतना अफोर्ड उसको कर नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने उसका बीच का रास्ता निकाला अपनी तरफ से कि कुछ उन ऐसे पालक जो बेरार में रह के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पैराडाइज स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमने सस्ते बेरार के आसपास कमरे उपलब्ध कराए, उनके लिए रहने की सस्ती से सस्ती व्यवस्था हम लोगों ने करवाई। तो एक तो ये सबसे बड़ा मुश्किल हमारे सामने था। दूसरा, कई बार मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, कई बार ये स्थिति थी कि इतने गरीब बच्चे मेरे स्कूल तक आए कि कोई अगर एक परिवार में से 2-3 बच्चे अगर आ रहे हैं तो एक ही सिलेबस से, एक ही सिलेबस उनके पास, एक ही सिलेबस से तीनों, जैसे कक्षा 1 के कोई 2 छात्र उस परिवार के मेरे पास आए, 2 भाइयों के बच्चे आए, तो उनको एक ही कोर्स दे दिया गया। जब हमने कहा कि भाई दोनों बच्चे अलग अलग बैठते हैं और इनको किताबें अलग अलग होनी चाहिए, तो बोले सर हम लोग थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं कर पा रहे, व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो उनकी कहीं ना कहीं हम लोगों ने जितनी मदद हम लोगों से बन पड़ी कि ऐसे बच्चों को हमने अपनी तरफ से भी किताब उपलब्ध कराई। दूसरा, बच्चों को जैसे होमवर्क हुआ, खैर आज वो इतना वजन, इतना प्रेशर बच्चों के पास नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे पास आते थे कि जो 4th और 5th क्लास में आ गए, 6th क्लास में आ गए, 7th क्लास में आ गए, जिनको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता था। उनके लिए हम लोगों ने एक रेमेडियल क्लास, हम कहते हैं, अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन, एक्स्ट्रा क्लासों का हमने संचालन किया, क्योंकि उन बच्चों को, जो बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, उस क्लास में वो उनके साथ चल नहीं पाएंगे, तो उन्हें अलग, तो उनको ऐसे बच्चों को हमने अलग निकाल करके क्लासों से, अलग क्लास उनके बना करके, अलग टीचर उनको दे करके, और पहले उनको हमने टीचरों को टारगेट दिया कि इन बच्चों को 2 महीने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, 4 महीने में आप इनको इतना तैयार करें कि ये अपने क्लास में जाके और बच्चों के साथ चल सकें, बराबर बैठ चल सकें, पढ़ सकें। तो लगभग 23 साल से हमने ऐसी क्लासें चला रखी हैं, और जो आज भी अनवरत चल रही हैं, और उसका बहुत अच्छा फायदा हम लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा छोटी छोटी समस्याएं चलती रही और उनका सामना हम लोग करते रहे और अच्छी परिणाम। एक स्कूल चलाते समय सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है, स्टूडेंट, पेरेंट्स या सिस्टम? स्कूल के संचालन में, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक परिवार में अगर किसी परिवार में छोटे छोटे 4 बच्चे, उन 4 बच्चों को संभाल पाना एक माँ बाप के लिए, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम लोग यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, 1800 बच्चों को संभाल पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन अगर व्यवस्थाएं आपके पास ठीक हो तो वो चैलेंज नहीं है, वो बड़ा आनंददायक होता है। आज स्थिति ये है कि अगर किसी दिन अगर छुट्टी हो जाए तो हम लोगों को उस छुट्टी के दिन घर में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, जब उनकी तोतली आवाज, उनका शोर, उनकी छोटी छोटी सी शरारतें मन को बड़ी छू जाती हैं और अच्छी लगती हैं। हम उसके आदी हो गए, उसके बिना शायद ऐसा लगता है कि शायद इनके बगैर जीना शायद इतना आसान नहीं होगा हम लोगों को, खाली खाली सा लगता है। तो अब ऐसा कोई बड़ा चैलेंज, अगर सिस्टम सही है तो कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, कभी कभी मन दुखित हो जाता है कि पालकों का जो सपोर्ट, जो सहयोग हम लोगों को मिलना चाहिए। मैं एक अपने विद्यालय की नहीं कह रहा, मैं चाहे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में ये स्थिति है, कई बार अपन लोगों ने देखा है समाचारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरकारी शिक्षक बच्चों को गली गली में ढूंढता घूम रहा है, घर घर जाके उनको ये कह रहा है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। तो ये कैसी स्थिति? क्या शिक्षक
को ही पूरी जवाबदारी दे रखी। हम्म, अब हमारी जवाबदारी क्या है, एक पालक होने के नाते हमारी जवाबदारी क्या है? क्या हमें सोचना होगा, एक पालक को सोचना होगा, क्या हम बच्चे के साथ, उस नन्हे से बच्चे के साथ क्या हम न्याय कर पा रहे हैं? क्या एक पालक के जितने भी कर्तव्य हैं, क्या उनको हम पूरा कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये चीज हम लोगों को खटकती है, क्योंकि आज किसी भी काम के लिए, चाहे वो कोई सरकारी काम हो, कोई सरकारी योजनाओं को के क्रियान्वयन का कोई काम हो, तो उसमें पालक का सपोर्ट ना के बराबर मिल पाता। उससे क्या होता है कि बहुत बड़ा समय, आज हम इस विद्यालय में अगर कोई सरकारी योजना का क्रियान्वयन अगर करवाना है तो सरकार को हम लोगों के माध्यम से ही करवाना है, क्योंकि बच्चों से संबंधित अगर कोई योजना सरकार के पास है तो एक विद्यालय के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से उसको बड़ी आसानी से वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं। लेकिन पालक का कोई सहयोग मतलब ये कहें कि ना के बराबर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। ये दर्शाता है कि अपने जो यहाँ के पालक हैं कितने पिछड़े हुए हैं। हाँ, पिछड़े हुए कहेंगे हम लोग उनको, क्योंकि वो उस ना तो योजना को समझ पा रहे, ना ये समझ पा रहे कि विद्यालय अगर उसी काम में लगा हुआ है, शिक्षा के अलावा दूसरे काम में लगा हुआ है, तो इसमें नुकसान उनका, उनके बच्चों का तो हो रहा है। या हम अगर अलग से कर्मचारी उसके लिए रखें, उस काम के लिए अलग से अगर 4 कर्मचारी अगर हम यहाँ पे रखें, तो उसका भार भी तो पालक को ही जाने वाला है। और अगर पालक अगर सपोर्ट करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो समय, हमारा जो अमूल्य समय बच्चों को हम देने वाले हैं, वो समय कहीं दूसरी जगह नहीं बैठेगा। तो पालकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी योजना है, जैसे हमारा आधार है, समग्र आईडी का है, आय का है, जाति का है, और भी कई तरह की उसमें और भी ऐसी योजना है सरकार की जो डायरेक्ट पालक से जुड़ी हुई है, लेकिन पालक अनसुनी कर देता है, तो वो बड़ा हम लोगों को खटकता है। वो गलत है, बिल्कुल, उसमें सोचना पड़ेगा पालक। हर साल मेरिट लिस्ट में आपके स्कूल से बच्चों के नाम आते हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है सर? जब हम लोगों ने विद्यालय शुरू किया 2002 में, जब विद्यालय हमारा शुरू हुआ था, तो उसके बाद हर विद्यालय, प्राइवेट स्कूल का ये एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है कि कुछ अच्छा किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं, क्योंकि अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छे परिणाम अगर नहीं देंगे तो आगे चल पाना मुश्किल होगा। हमारा खुद का स्वयं का जो रोजगार है, या हमारे साथ जो हमारे शिक्षक भाई जी जुड़े हैं, जो भी स्टाफ जुड़ा है 25-30 लोगों का, कहीं ना कहीं उनका रोजगार भी प्रभावित होगा। बिल्कुल। तो हमेशा कुछ अच्छा करने का मन, हमेशा बेहतर से बेहतर करने का मन मेरा हमेशा से रहा, और उस क्षेत्रों में प्रयास करता रहा। तो शुरू में ऐसे परिणाम हम लोगों को नहीं मिले थे, क्योंकि हम भी नए थे इस क्षेत्र में, और इतने बेहतर परिणाम हम नहीं दे पा रहे थे। तो हम लोगों ने विचार किया, ये बात है करीब 2007-8 की, क्योंकि हम लोग एक सामान्य जो परिणाम है वो ही दे पा रहे, क्योंकि मेरा टारगेट तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ मेरा तो बड़ा टारगेट था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा स्कूल यहाँ पर इस क्षेत्र में लोगों को शिक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाए या बनाया जाए, कि जिससे गरीब से गरीब का बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा यहाँ से लेके जाए। तो गरीब तो आए, अपने बड़े सपने लेके आए, क्योंकि हमने उनसे कहा भी था कि आपके बच्चों को सबसे सस्ती और सबसे अच्छी, ये मेरा विजन है। कभी आपने देखा होगा स्कूल के प्रचार प्रसार में कोई पैम्पलेट्स वगैरह कुछ छपते हैं, होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं, तो उस पर लिखा रहता है सबसे सस्ती और सबसे अच्छी शिक्षा का वादा। तो मैं सबसे अच्छी शिक्षा की ओर मैं अग्रसर था। तो फिर मैंने अपनी कमियों को ढूंढा, अपने शिक्षकों के साथ मिल बैठ करके बातें करी। तो उनसे जब पता चला कि कुछ संसाधनों की कमी है, उनको उपलब्ध कराया। कुछ ट्रेनिंग्स हम लोगों को चाहिए, तो वो भी हमने कराई। उसके बाद हम लोगों ने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा।
प्रदेश की टॉप 10 से लेकर के कई बार जिले की टॉप 10 में, कई बार ब्लॉक की टॉप 10 लिस्ट में। मतलब ऐसा साल शायद ही जाएगा कि पैराडाइज का कोई छात्र बोर्ड क्लास में कक्षा 5, 8, 10, 12 में ब्लॉक की टॉप 10 लिस्ट में या जिले की टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम दर्ज न कराए। शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को आप कैसे देखते हैं? यह छात्रों के लिए फायदेमंद है या दावपूर्ण? देखिए, अगर ये प्रतिस्पर्धा, ये कंपटीशन अगर एक छात्र के रूप में अगर मैं कहूं तो ये बहुत नुकसानदायक। एक छात्र को जो आज जो गंदी प्रतिस्पर्धा का जो चलन चला है, जिसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षण संस्थान है वो उसके लिए दोषी है। दूसरे नंबर के अगर दोषी मैं मानता हूं तो उसमें पालकों ने अपने बच्चों को या तो अपने जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए उन पे बहुत बड़ा दबाव बना रखा है कि जैसे एक पिता ने किसी दूसरे के बच्चे को या दूसरे के घर को, दूसरे के परिवार को देख के ये अपना एक उद्देश्य बना लिया कि फलाने का बच्चा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया या डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया तो मेरा बच्चा भी बनना चाहिए, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। और दुर्भाग्य से अगर पड़ोसी के घर में अगर कोई डॉक्टर है तो पालक ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चे की जो स्केल है उसको ना देखते हुए वो तो उसी दिन से ठान लेता है कि मुझे अब अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। ये बहुत गंदी चीज, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई टैलेंट होता है और वो टैलेंट कई तरह का होता है। आप कहते हैं ना कि जैसे किसी फिल्म में मैंने सुना था कि अगर सचिन तेंदुलकर से कहो कि एक अच्छा गाना गा दें तो वो शायद नहीं गा पाते, और लता मंगेशकर जी से कहा जाए कि आप क्रिकेट खेलें, क्रिकेट में जाके आप चौका मारिए, तो ये संभव मुझे नहीं लगता कि था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी के अंदर एक टैलेंट था क्रिकेट का, तो वो क्रिकेट के भगवान सिद्ध हो गई। और लता मंगेशकर जी के अंदर गाने का टैलेंट था जो स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो यही है, आप अपने बच्चों के उस टैलेंट को देखिए, उस किस फील्ड में वो अपना किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, पढ़ाई से भी अच्छा कर सकता है, फील्ड में उसकी चॉइस है। और आज के उसको आप देखिए, उसको देख करके अगर आप काम करोगे तो निश्चित ही बच्चा बहुत अच्छे परिणाम देगा और दबाव से भी मुक्त रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जो मार्कशीट पे जो नंबर और जो परसेंटेज है वो केवल एक नंबरों का खेल है, एक नंबर है, वो सफलता की गारंटी नहीं। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैंने 98% नंबर मैंने प्राप्त कर लिए हैं तो मैं आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा या कोई सफल व्यक्ति बन जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जिस बच्चे के 60% मार्क्स हैं तो वो बच्चा ये सोच के अगर होपलेस हो, उसके माता पिता ये सोच के हतोत्साहित हो जाएं कि हमारा बच्चा किसी मतलब का नहीं है या कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये सोच बिल्कुल उनकी गलत है। क्योंकि हम लोगों ने, हमारे माननीय जो आईपीएस महोदय हैं सुनील शर्मा जी, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो अपने जीवन में 12th फेल और उसके बाद कोई आईपीएस की परीक्षा पास कर ले, तो इससे बेहतर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता इस नंबर के खेल। तो मैं तो कहता हूं, दूसरा एक और क्या है कि पालकों ने बच्चों को नोट छापने की मशीन समझ रखा है कि इसको ऐसे फील्ड में भेजा जाए कि जहां से नोट आए, जबकि वो जिंदगी की हकीकत नहीं है। जिंदगी नोटों से नहीं चलती, वो उतनी जरूरत है जितनी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लेकिन उससे आप सुख और चैन नहीं कमा सकते आप। तो बच्चे को जब तक आप संस्कारित नहीं करोगे, जब तक उसको अनुशासित नहीं करोगे, उसका सर्वांगीण विकास जब तक आप नहीं करोगे, तब तक ना तो वो खुद के सपने पूरे कर सकता और ना अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकता। तो मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालें, उनकी इच्छाओं को समझें, उनकी भावनाओं की कदर करें, तब निश्चित ही आपके सपने भी पूरे होंगे और बच्चा भी अपना सुखद जीवन व्यतीत करेगा और भविष्य में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। ये कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है अपने क्षेत्र में कि लोग
पढ़ाई सिर्फ एक ही सक्सेस के लिए सिर्फ एक ही चीज को कर दें कि पढ़ाई से ही होगा वो अभी ये नहीं जानते कि आगे भी कुछ और है, कुछ और चीजें हैं। सब चीज में सक्सेस मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये नहीं। पढ़ाई से हटके भी नहीं, बिल्कुल सही है। मैं ये तो कहूँगा कि पढ़ाई आदमी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आदमी को जीने के लिए सांसों की आवश्यकता होती है, वैसे मैं समझता हूँ कि पढ़ाई की भी उतनी ही आवश्यकता है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को एकदम एक टारगेट बना के कि नहीं मुझे तो कलेक्टर ही बनाना है अपने बच्चे को, वो गलत है। पढ़ाना चाहिए बच्चों को, हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। वैसे ही आप राइट टू एजुकेशन के तहत 14 वर्ष तक बच्चे को तो पढ़ाना जरूरी है। हर एक माता पिता को ये सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक कानून बना रखा है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें आप 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। पढ़ाना ही अधिकार है उनका, बच्चों का अधिकार, वो उनका एक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार मानेंगे अपन उसको। और दूसरा ये है कि बिल्कुल आपने सही बात कही कि यदि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, आगे चल के पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो माँ बाप उस पर जबरदस्ती ये प्रेशर बनाया कि नहीं पढ़ पढ़ पढ़, तो वो गलत है। और उसको उसको नाकाम घोषित कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे के टैलेंट को आप देखिए, हो सकता है कि उसमें कोई एक बहुत बड़ी खिलाड़ी की प्रतिभा छुपी हो, कोई सिंगर छुपा हुआ हो, कोई कलाकार छुपा हुआ हो, कोई लीडर उसके अंदर छुपा हुआ हो, तो उसको केवल आपको देखने की जरूरत है, उसको परखने की जरूरत है। 101% किसी न किसी बच्चे के अंदर ईश्वर ने कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई टैलेंट उसके अंदर दिया है, बस उसको तराशने की आवश्यकता है। अगर आपने उसको समझ लिया और उसको तराश दिया तो वो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर भी बन सकता है, लता मंगेशकर जी भी बन सकता है, और एक नीरज चोपड़ा, हमारे नीरज चोपड़ा जी भी बन सकता, नीरज चोपड़ा बन सकता है। और क्यों नहीं हमारे परमादरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पे भी वो पहुंच सकता है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, और सारी चीजों पर बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर न बनाए, और ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ दबाव और ये नहीं हो। बच्चों को आप समझिए और बच्चों से एक मित्रवत व्यवहार करके आप उनकी भावनाओं की कदर करिए। निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम को देगा और आपका नाम रोशन करेगा, देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। मेरिट के साथ साथ बच्चों में कौन कौन सी क्वालिटीज आप देखते हैं, मतलब उन पर आप फोकस करते होंगे कि पढ़ा नहीं सब नहीं है, मतलब इसको कुछ अलग इसमें टैलेंट है तो उस पर भी ध्यान दें। बिल्कुल, आपने देखा भी होगा पैराडाइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बैराड़ में हम लोग शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम लोग समय समय पर कराते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, पहले ही आपने कहा था, मुझे याद है कि आपने जब इंट्रोडक्शन विद्यालय का दिया तो उसमें कल्चरल एक्टिविटीज प्रोग्राम का आपने जिक्र किया था। तो मैं एक बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि पैराडाइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बैराड़ में जो कल्चरल प्रोग्राम है वो बहुत ऊंचे स्तर के हम लोग आयोजित कराते हैं। और वो मंच हम लोगों ने बैराड़ में जो बड़े बड़े स्कूलों में, जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में जो लाखों रुपए खर्च करके उनमें दाखिला होता है, ऐसे स्कूलों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलते हैं वो आपको पैराडाइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बैराड़ में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई हम लोग खेलकूद की प्रतियोगिताएं हम लोग आयोजित कराते हैं। टूर्नामेंट्स हमारे विद्यालय के होते हैं और कई बार हम लोग, हमारे बच्चे बाहर भी खेलने के लिए जाते हैं। और अगर किसी बच्चे की कोई सिंगिंग में अगर उसकी रुचि है तो उधर भी हम लोग उसको, अगर वो चाहे तो उसको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे से और भी कई खेल हैं, जैसे आपका चेस हुआ, कैरम हुआ, बैडमिंटन हुआ। ये सारी एक्टिविटीज, सारे खेल हमारे विद्यालय में संचालित किए जाते हैं।
बहरान में जब आपने पहला कल्चरल प्रोग्राम कराया, मुझे याद है ऐतिहासिक था, क्योंकि उसमें मैंने भी हिस्सा लिया। उसके पीछे का अनुभव और क्या कुछ कहानियाँ रहीं कि वो इतना यादगार बन गया। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि कार्तिक जैसे होनहार छात्र हमारे पास थे। और जब देखो, एक अकेला मैं तो केवल संसाधन जुटाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं केवल व्यवस्थाएं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास उस क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो रुचि रखने वाले बच्चे और अच्छे टैलेंटेड बच्चे अगर नहीं होते, तो ये कार्यक्रम शायद ही हम लोग इतने सफल और इतने बड़े भव्य कार्यक्रम हम लोग करा पाते, शायद इसमें संशय है। कई बार तो गॉड गिफ्टेड बच्चे, हम जानते हैं कि कई गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, तो इस मामले में हमारा कार्तिक भी गॉड गिफ्टेड ही मानूंगा मैं, क्योंकि हमेशा से ऐसे कार्यक्रमों में आगे बढ़ के भाग लेता रहा और निसंदेह बहुत खूबियाँ थी उसके अंदर। और कुछ बच्चों को तैयार करना भी होता है, तो हमारे पास मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पास जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो बड़े ही अनुभवी और टैलेंटेड टीचर्स मेरे पास हैं। उन्हीं की देन है कि ये इतने सारे भव्य कार्यक्रम भव्यता आती है, सब उन्हीं की देन है। एक और कहानी है उसी में कि एक साल अपन ने कार्यक्रम किया और वो मतलब पानी के कारण खराब होने के बाद उतने ही पैसे लगाकर दोबारा उन्होंने वो कार्यक्रम करवाया। बिल्कुल, वो एक ऐसा मार्मिक मेरा दृश्य इंटरेस्टिंग था। हाँ, मार्मिक और इंटरेस्टिंग था। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने देखा है उन बच्चों का परिश्रम देखा है, एक एक महीने की उनकी रिहर्सल। छोटे छोटे बच्चे, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल। कई बार उनके घर से उनकी मम्मियों के या पापा के फोन आते हैं कि सर बच्चों को इतनी मेहनत मत कराइए आप, हम लोगों को शाम को बाम लगा के या कोई पेन किलर खिला के उनको सुलाना पड़ता है, और इतनी मेहनत। तो निश्चित ही बच्चे बहुत मेहनत करते थे, और किया बच्चों ने हमेशा किया। तो जो कार्यक्रम जिसमें आपने चर्चा करी कि पानी बरसा, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मेरे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं भव्य, जिन्हें आप कह रहे हो। तो हमने तैयारी कर रखी थी पूरी, बड़ा पंडाल, बड़ा स्टेज, सब कुछ बच्चों की इच्छा अनुसार मुझे उपलब्ध कराना होता है, और मैं कराता भी हूँ। तो करीब मैं समझता हूँ कि एक कार्यक्रम का उसका लगभग 4-5 लाख रुपए का खर्चा मेरा उसमें निश्चित ही आता है। और उस टाइम पर बहुत, और ये बात है करीब 2017, 16-17 की, 16-17 या 18 के, हाँ 17-18 के आसपास। तो बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, डे नाइट का कार्यक्रम था हमारा। शाम को 4 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, 2-3 ही हमारे प्रोग्राम हो पाए थे। उसके बाद भयंकर पानी बरसा, बहुत तेज पानी बरसा, बहुत तेज पानी बरसा कि पूरा पंडाल और पूरा मैदान जलमग्न हो गया था। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक मैं या हमारे शिक्षक या छात्र ही नहीं है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दर्शकों का होना, अच्छे दर्शकों का होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे याद है उस कार्यक्रम में इतनी, क्योंकि पानी बरसने के बाद मेरे स्कूल के सारे बच्चे वहाँ, हमारे गेस्ट सब वहाँ, पूरा जलमग्न हो गया था। बहुत तेज आंधी और तूफान था। तो बैरार नगर के सारे लोग इकट्ठा होकर के हमारे बच्चों को उन्होंने संभाला, और जो भी अब व्यवस्थाएं वहाँ बरसात की वजह से हुई, उनको उन्होंने 10-15 मिनट में उनको इकट्ठा करके, जैसे टेंट वाले की भैया की मदद करी, उन्होंने हमारी मदद करी, और कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए उसके लिए उन्होंने एक चैन बना ली बैरार के लोगों ने। तो वो मेरे लिए एक दिल को छू लेने वाली बात थी, तो उसको मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो जब मैंने देखा कि 2-3 कार्यक्रम ही हो पाए थे, और उसके बाद बच्चे मेरे मायूस हो गए। कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे कि सर हमने तो इतनी तैयारी करी और आपका इतना पैसा खर्च हो गया।
और सर कैसे होगा, हमारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। तो मुझे बड़ा बुरा, मेरी आंखों में आंसू आ गए और उस सीन को मैं आज भी याद करता हूँ। तो आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। तो मैंने उन मासूम चेहरे जब मैंने देखी तो मैंने उनसे कहा कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कार्यक्रम दोबारा होगा। तो हमारा जो कार्यक्रम गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी के दिन जो हम लोगों ने आयोजित किया, जो बारिश की वजह से खराब हो गया था, वही कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, उससे भी ज्यादा भव्यता के साथ हम लोगों ने उसको, बसंत पंचमी का अवसर था, करीब 6-7 दिन बाद बसंत पंचमी थी, 5 या 6 फरवरी को फिर से हमने वो कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ फिर किया उन बच्चों की खुशी के लिए। बिल्कुल। शिक्षा और संस्कार दोनों को एक साथ संतुलित कैसे किया जाता है? मैं कहूँगा कि इसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ संस्कार है वहीं शिक्षा है, और जहाँ शिक्षा है वहाँ संस्कार तो अपने आप आ ही जाते हैं। एक नेता और एक शिक्षक में क्या अंतर है? नेता और शिक्षक में केवल एक ही अंतर है कि शिक्षक नेता बनाता है, नेता शिक्षक नहीं बनाता। awesome। क्या आप मानते हैं शक्ति से ज्यादा संवाद से अनुशासन लाया जा सकता है? बिल्कुल, शक्ति से कभी कोई अनुशासन आ ही नहीं सकता। मेरा मानना है कि अगर आपको विद्यालय में बच्चों में अनुशासन अगर डालना है, अनुशासन लाना है, तो उसके लिए आप बच्चों को समझिए। बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। एक समय था कि जब हम लोग भी सख्ती से अनुशासन लाने का प्रयास करते थे, तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि सख्ती से अनुशासन लाने से नुकसान होते हैं। अगर विद्यालय में आप सख्ती से अनुशासन लाने की कोशिश करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो विद्यालय और शिक्षा से दूर हो जाते हैं। अगर आप शक्ति का प्रयोग अनुशासन के लिए अगर बच्चों पर करोगे तो निश्चित मानिए कि कुछ बच्चे तो उस आपकी शक्ति को झेलने, मान ले कि चलो 10 बच्चों पे आप लोगों ने शक्ति अपनाई तो 10 में से एक बच्चा कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन संभावना है कि 8 और 9 बच्चे उस शक्ति के डर की वजह से वो विद्यालय और शिक्षा दोनों से दूर हो जाएंगे। बच्चे अभी जो स्कूल टाइम में ना समझ होते हैं, बच्चे जो स्कूल समय में तो बच्चे बिल्कुल ना समझ होते हैं, क्योंकि शरारत करना, छोटी छोटी गलतियां करना, कभी कभी बच्चे बड़ी गलतियां भी कर देते हैं। तो कहते हैं ना कि गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो कौन, आप और हम थोड़ी करेंगे। सही है। जबकि गलतियां तो आप और हम भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बच्चे गलती करते हैं तो उन पर शक्ति का प्रयोग क्यों? हाँ। जब हम गलती करते हैं तो हर एक गलती के लिए शक्ति का प्रयोग हम पे तो नहीं होता ना। समझदार। कि बड़ा कोई अपराध हम लोगों ने किया तब शक्ति का प्रयोग हुआ कि भाई पुलिस केस बन गया, आप जेल चले गए, लेकिन बच्चे तो उस स्थिति से नहीं गुजरते ना। तो बच्चों पे शक्ति का प्रयोग करना बिल्कुल, वैसे तो अब आजकल सरकार की तरफ से प्रतिबंध लग गया है और बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि शक्ति का प्रयोग बच्चों पर नहीं होना चाहिए। और मेरा भी यही मानना है कि बच्चों को आप समझिए। बच्चा अगर कोई गलती करता है तो बच्चे को प्यार से समझाइए, बच्चों को समझाइए कि बेटा इस गलती से ये नुकसान हुआ और आप अगर ऐसा नहीं करते तो इसके ये फायदे हो सकते थे। तो बच्चे को भरोसे में लेकर के, विश्वास में लेकर के, प्यार से आप अगर उसको समझाएंगे तो 100% वो समझेगा और दोबारा उस गलती को नहीं करेगा। इस लंबे सफर में आपके परिवार या किसी खास व्यक्ति का क्या योगदान रहा? ये तो बिल्कुल अखंड सत्य है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में सबसे बड़ा हाथ उसके गुरु और उसके माता पिता, और मेरे जीवन में भी मेरे गुरुओं का और मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में रहा। और मैं समझता हूँ कि मैं नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए ये बात है कि माता पिता और गुरु का उपकार, उनका कर्जा कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं पटा सकता। एक और, आपके बैक सपोर्ट में कोई ऐसा व्यक्ति, आपका दोस्त, रिश्तेदार कि तू जो भी कर रहा है मैं पीछे खड़ा हूँ, वो कर,
आगे क्या करना है तुझे? बिल्कुल। मेरे बैक सपोर्ट में मेरे कुछ खास मित्र हम्म, का भी विशेष योगदान रहा, जिन्होंने मुझे कदम कदम पर हर तरह से मुझे मदद करी, मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे कभी उन्होंने हारने नहीं दिया। आप उसका नाम बता सकते हैं? अ, इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। छोटे शहरों में शिक्षा को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप कितना असर डालती है? वैसे ये मेरा मानना है कि राजनीति की दखलंदाजी शिक्षा के क्षेत्र में ना के बराबर। हम्म, यदि हम कुछ गलत करेंगे तो निश्चित है कि राजनीति भी होगी और उसकी सजा भी मिलेगी। और आपने कभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया हो आप पर, और आपने वो किस तरीके से हैंडल किया? मेरे जीवन में कभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया, हम्म, क्योंकि मेरे स्वभाव में भी है कि कभी किसी चीज का विरोध मत करिए। हाँ, जो गलत है उसका आप बिल्कुल विरोध कर सकते हो और मैं करता भी हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा से कभी ऐसा अवसर नहीं आया, क्योंकि हम लोग विद्यालय के अंदर, अब मेरा जीवन अलग तरह का है। यहाँ मैं सिर्फ विद्यालय संचालक हूँ और यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की भलाई, विद्यालय की भलाई और उनके पालकों की भलाई के बारे में ही सोचता हूँ। मैं विद्यालय में अंदर आने के बाद हम्म, अपनी निजी जिंदगी को इससे दूर बाहर रखता हूँ। दरवाजे के बाहर मेरी निजी जिंदगी विद्यालय के मेन गेट से बाहर है, और विद्यालय के अंदर जो मेरी जिंदगी है वो एक शिक्षक की जिंदगी है, जिसके कंधों पर सैकड़ों बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। हमेशा ये सोच के मैंने काम किया है, तो मुझे ना तो विद्यालय के अंदर कभी किसी चीज़ का विरोध का सामना करना पड़ा और ना ही विद्यालय के बाहर मुझे किसी राजनीतिक विरोध का या किसी अन्य प्रकार के विरोध का मुझे सामना कभी नहीं करना पड़ा। कुछ चटपटे क्वेश्चन भी हो चले। अगर आपको सर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? अगर एजुकेशन से मिनिस्टर अगर बनने का अवसर अगर मिल जाए तो मैं सबसे पहले जो शिक्षा का जो ढांचा है उसमें कुछ मूलभूत कमियां हैं, उसको सुधारने का काम करूंगा। जैसे सरकारी विद्यालयों में आज भी कई ऐसे विद्यालय हैं ग्रामीण क्षेत्रों के जहां बिजली, पानी, अच्छे विद्यालय भवन नहीं है। जैसे हमारे प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं बच्चों को मिलती हैं इसकी 10% भी नहीं है सर। हाँ, 10% आप कह सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ 10 तो नहीं, अपन माने 50% नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब बहुत अच्छे स्तर पर उन्होंने सुविधाएं जुटाना शुरू किया है। और कई विद्यालय तो ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति से खड़े हुए हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूल उनको टक्कर दे रहे हैं। जैसे हमारे आज एक सीएम राय जो वर्तमान में नाम संदीपनी और पीएम श्री विद्यालय, ये अपने आप में बहुत सुविधा युक्त बहुत बड़े विद्यालय और जिनकी ओर पालक और बालक दोनों का रुझान उनकी ओर है। और मैं समझता हूँ कि जब से सरकार ने ऐसे विद्यालय मॉडल स्कूल आए पहले, फिर सीएम राइज स्कूल आए, उसके बाद पीएम श्री स्कूल आए, तो इनसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए। लेकिन वो जो छोटे छोटे गाँवों में जो स्कूलों की हालत है वो शायद, बिल्कुल, वो आज भी चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने एक जो अधिनियम मैंने अपन लोगों ने चर्चा करी, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, तो वो अधिनियम का लाभ, ये कहते हैं ना कि बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है,
तो वो मौलिक अधिकारों का हनन उनके का ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे वहाँ हो रहा है। उनको जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, क्योंकि एक गांव में एक कोई खाता पीता घर का कोई व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है, और एक गरीब अपने उन बच्चों को सरकारी स्कूल में वहां भेज रहा है। तो वो बच्चे देखते हैं, उस चीज को फील करते हैं कि देखो वो उनका बेटा तो इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है, वहां से वो बढ़िया वेल ड्रेस्ड, वेल बैग, हाँ संसाधन, बिल्कुल सारे बिल्कुल एक एक्यूरेट अप टू डेट बन के आता है उसके सामने, तो उसको फील होता है कि काश मैं भी, तो मैं तो कहीं ना कहीं वो ये अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनने का अगर अवसर मिलता तो निश्चित ही मैं जो गैप मैंने जो बताया आपको, सरकारी और प्राइवेट स्कूल का गैप, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गैप है उसको भर देता, उस ओर सबसे पहले काम करता मैं। और उसकी जरूरत बहुत आज के बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रतिभाएं तो सही कहते हैं ना कि प्रतिभाएं तो उन झोंपड़ों में देखिए आप, झोंपड़ों में देखिए वहां पल रही हैं, जिनको संसाधनों की कमी की वजह से वो दब जाती हैं, मर जाती हैं, जिनको कदर है संसाधनों की, मेन बात। तो यही है कि सरकार से भी हमारा निवेदन है कि भले ही मैं एक प्राइवेट स्कूल संचालक हूँ, क्योंकि आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी तो हम प्राइवेट स्कूल वालों को कहते हैं कि नुकसान होगा, तो वो नुकसान मुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरा वादा है सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। मैंने कभी शिक्षा को व्यापार नहीं माना, मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, मैंने कभी शिक्षा को व्यापार मान के कभी कोई काम नहीं किया। कभी किसी गरीब के बच्चे को मैंने फीस के अभाव में, पैसे के अभाव में मैंने अपने स्कूल से नहीं जाने दिया। कई बार स्थिति मेरे सामने ऐसी आ जाती है कि कई पालक ऐसे आते हैं कि किसी दुर्घटनावश जो घर में परिवार में कमाने वाला था वो आज नहीं कमा पा रहा, तो जब वो मेरे पास टीसी लेने आते हैं कि सर टीसी दे दो, तो मैं उनसे एक बार कारण पूछता हूँ कि भैया क्यों, क्या बचे पूछते हैं। तो ऐसे कई मेरे साथ ऐसे कई घटनाक्रम घटित हुए कि वो बच्चा नहीं जाना चाहता मेरे विद्यालय से, मैं तो पैराडाइज में पढ़ूंगा, और मम्मी जिद पे अड़ी है कि बेटा टीसी कटा रहे। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने आप एक बार बताइए तो सही कि समस्या कहाँ है, क्या समस्या है। तो बोले कि सर अब कोई कमाने वाला नहीं है, तो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पा रही है, और आपकी फीस और वो कहाँ से बने। सही। तो मैं उनसे कह देता हूँ कि अगर आप दे सकें तो मुट्ठी बंद करके जो आप दें मुझे दे देना, मुझे स्वीकार है, और मुट्ठी बंद करके भी आप नहीं दे पाओ तो मेरी तरफ से आज से ये बच्चे बिल्कुल जब तक मेरा विद्यालय रहेगा तब तक ये बच्चे मेरे यहाँ फ्री पढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे यहाँ जो पितृहीन कन्या है जिनके पिता नहीं है, चाहे वो करोड़पति की बेटी हो चाहे किसी गरीब की बेटी हो, मेरे यहाँ पितृहीन कन्याओं की कोई फीस 23 साल से कोई फीस हम उनसे नहीं लेते। इसके अलावा मैंने बताया ना आपको शुरू में कि मेरा एक सपना था कि मैं फौज में जाकर के और देश की मातृभूमि की सेवा करूं, देश की सेवा करूं, तो वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तो मैंने उसके लिए एक अपने फौजी भाइयों के सम्मान में मेरे विद्यालय में एक स्कीम और चलती है कि जितने भी फौजी भाई हैं उनके बच्चों से भी हम कोई फीस हमारे विद्यालय नहीं लेता है, और आदिवासी बालकों से भी हम कोई फीस नहीं लेते। आदिवासी बालक है, अगर वो दे सकता है फीस तो दे देता है, और नहीं भी दे पाए तब भी हम उसकी पढ़ाई को जारी रखते हैं, उसकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने देते। और आपको पता है कि पैराडाइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बेराड़ मुझे लगता है कि इस धरती का सबसे सस्ता स्कूल, मात्र 5 और 6 हजार रुपये वार्षिक इसमें हम बच्चों को शिक्षा दे देते। अदर शहर के मुकाबले यहाँ उनकी एडमिशन फीस के बराबर भी नहीं है, एडमिशन फीस उनकी एडमिशन फीस के बराबर, और सुविधाएं डबल उनसे। सही। और सुविधाओं में आप देख लीजिए, हाँ। सुविधाओं में, क्योंकि देखो सुविधाएं तो जितनी जुटाई जाए उतनी कम है। बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आज के दौर में तो बहुत सारे संसाधन ऐसे आ गए हैं कि आप जितने भी इकट्ठे करते जाओ उतने कम है। लेकिन बेराड़ के स्तर से अगर हम बात करें तो पैराडाइज में ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो हम बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे। आपका फेवरेट गेम सर?
मेरा फेवरेट गेम, क्योंकि मैं स्पोर्ट पसंद रहा हूँ। कोई बड़ा टूर्नामेंट तो मैंने नहीं खेला, हाँ राज्य स्तर पर मैंने एक बार वॉलीबॉल टूर्नामेंट में गया हूँ। मैंने भागीदारी करी है। वॉलीबॉल में खेलता था, डायरेक्ट वॉलीबॉल। मेरा सबसे फेवरेट गेम वॉलीबॉल था। उसके बाद मैंने क्रिकेट भी खूब खेली है, और दिखता है आपका इंटरेस्ट क्रिकेट भी लंबे समय तक मैं खेलता रहा, बच्चों को भी मैं खिलाता हूँ। और इसके अलावा चेस है, चेस में भी मैंने खूब लंबे समय तक खेलता आया हूँ। और बैडमिंटन, ये 4 मेरे फेवरेट गेम रहे हैं। इसके अलावा छोटे बड़े गेम जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपन लोग ग्रामीण इलाकों में भी खेले जाते हैं, उन सब में मेरा इंटरेस्ट है। खेलों में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। ओवरऑल स्पोर्ट पर्सन कह बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। और खासतौर पर वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और चेस, ये आपके मेन गेम, ये चारों मेरी मेन गेम हैं जिनको मैं आज भी खेलता हूँ। आपकी फेवरेट बुक जो आप अक्सर पढ़ना पसंद करते हैं? मैं मशहूर कवि हमारे लेखक प्रेमचंद जी की गोदान, उनकी रचना है, उसको मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ। हाँ। एक डायरेक्टर के तौर पर आप अपने स्टाफ के साथ किस तरह का रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं? मैंने जब भी मेरे पास कोई नया एम्प्लॉय आता है, कोई टीचर कोई मेरे पास आता है, तो सबसे पहला जब उसको हम लोग अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं तो उससे एक ही बात कहते हैं कि यहाँ कोई बॉस नहीं है, ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई इसका मालिक। आप ही इसके डायरेक्टर हो और आप ही इसके मालिक हो, ये सोच के आपको काम करना है। हाँ, एक बात जरूर उनसे हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे इतने मतलब 23 साल 24 साल के इस कार्यकाल में मैंने जो एक चीज़ जो सीखी, और जो मैं अपने स्टाफ से बार बार इस बात को बोलता हूँ कि आप इस विद्यालय में आप अध्ययन करा रहे हो, तो एक आप इसको ये सोचें कि मेरी 5 घंटे की ड्यूटी है, और ये सोच करके आप अगर यहाँ काम करें तो फिर मत करिए। आप ये सोच के काम करें कि यहाँ 5 घंटों की बात नहीं है, यहाँ देश के और समाज के भविष्य की बात है। यहाँ किसी के सपने हैं जो आपके हाथ में, आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर कोई सौंप के गया है। माँ बाप कैसे अपने सपने अपने बच्चों के पूरे करते हैं। एक माँ रोज सपना देखती है कि मेरी मुसीबतों से मुझे छुटकारा, इस मजदूरी से छुटकारा मुझे जब मिलेगा कि जब मेरा बेटा कुछ बड़ा बन जाएगा। और पता चला कि एक शिक्षक होने के नाते हमने अपने दायित्व पूरे नहीं किए और उस बच्चे को हम कोई अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंचा पाए, एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए, तो हमने उस माँ के साथ, उस पिता के साथ विश्वासघात कर दिया। दूसरा, मैंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि देश के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा थी, तो जब इस बच्चे पे मैं पूरा न्याय नहीं करूंगा, इस बच्चे को कुछ अच्छा कुछ बड़ा इंसान मैं नहीं बना दूंगा, तो पर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने इस देश के लिए कुछ नहीं। तो मैं प्रत्येक शिक्षक से यही बात कहता हूं कि आप ये सोच के इन बच्चों को पढ़ाइए कि ये देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, किसी का भविष्य। दूसरा, आप हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मैं सभी शिक्षकों से बात कहना चाहूँगा, देश के सभी अपने शिक्षक भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, सभी संचालक बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि जो पालक आपके भरोसे पर अपने बच्चे को आपको सौंप के गया है, आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी डायरेक्टर के अंडर में, किसी न किसी शिक्षक द्वारा पढ़ रहे हैं। अगर आपने इन बच्चों के साथ बेईमानी की तो निश्चित मानिए कि आपके बच्चों के साथ भी वहां जाके भी बेईमानी होगी। आप अगर यहाँ किसी के बच्चे के साथ अगर आप न्याय करोगे तो निश्चित मानिए कि आपके बच्चे के साथ भी न्याय होगा। तो ये मेरा मंत्र है, मूल मंत्र है मेरा, मेरी सफलता का मूल मंत्र है कि मैंने कभी कोई बच्चा अगर यहाँ मेरे पास आया, मेरे विद्यालय में आया, तो उसको ये सोच के मैंने पढ़ाया कि मैं इसको पढ़ाऊंगा तभी कोई मेरे बच्चे को पढ़ा पाए। शेष सब ऊपर वाले की मर्जी है।
आपके अनुसार एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहला गुण तो यह है कि आप देखो, अगर स्कूल डायरेक्टर अगर आप बनना चाह रहे हो अच्छी, मैं सिर्फ स्कूल डायरेक्टर की बात करूंगा। स्कूल डायरेक्टर अगर आप बनना चाह रहे हो अच्छी, तो सबसे पहला गुण आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप इस स्कूल को, अपने स्कूल को व्यवसाय का एक केंद्र मत बना देना। इसको कि नहीं, यहीं से मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। मतलब शिक्षा को आप धंधा मत बना देना, सबसे पहला गुण। दूसरा, आप अपने आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतने बड़े स्कूल का डायरेक्टर बनाया है, तो इसमें योगदान उन सभी स्टाफ मेंबर्स का, उन कर्मचारियों का है जो दिन और रात आपके विद्यालय के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, और नाम मात्र के वेतन पर और अच्छे परिणाम देते हैं, जिससे आप एक अच्छे स्कूल संचालक बन करके समाज में उभरते हो। जबकि तारीफ हमारी नहीं, तारीफ उस शिक्षक की होनी चाहिए जिसकी वजह से आज हम इस कुर्सी पर बैठे। तो यही सबसे बड़ी क्वालिटीज डायरेक्टर में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आने वाले 10 सालों में बेराड़ के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ देखना चाहते हो आप? आने वाले 10 सालों में बेराड़ का एजुकेशन सिस्टम, मैं मानता हूं कि बेराड़ का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमेशा आप जानते हो कि पैराडाइज कुछ नया इनोवेटिव करने के लिए जाना जाता है। अगर बेराड़ के शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ नया सबसे पहले कहीं हुआ है या होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी हो, वो सबसे पहले पैराडाइज में आती है, उसके बाद कहीं और आती है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कुछ करूं और मुझे देख करके मेरे और अन्य स्कूल संचालक बंधु हैं, भाई हैं, वो भी मुझे देख के कुछ आगे अच्छा करें, फिर उनसे फिर कुछ और अच्छा मैं करके लाऊं। तो इस बहुत अच्छा करने के चक्कर में बहुत कुछ अच्छा बेराड़ में हो रहा है। आज हमारा बेराड़, पहले बेराड़ की शिक्षा व्यवस्था बहुत निचले स्तर की थी, बहुत निचले स्तर की थी। बेराड़ का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आप निश्चित मानिए कि बेराड़ से अब मध्य प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में अगर मेरे विद्यालय के अगर छात्र नहीं आए तो किसी न किसी विद्यालय के छात्र जरूर आते हैं। और ये मानता हूं कि आज अगर कोई दूसरे विद्यालय के अगर छात्र अगर एमपी की टॉप 10 लिस्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अपने आप में मैं अंदर ही अंदर खुश होता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें मेरा कोई ना कोई योगदान तो है, क्योंकि कुछ नया आज उन विद्यालयों में जो कुछ नया दिख रहा है तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं मुझे तो जाता है, क्योंकि मैं नई टेक्नोलॉजी हो या मैं अपने टीचरों को कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए कुछ ले जाता हूं तो सबसे पहले मैं ले गया। स्मार्ट क्लासेस अगर कहीं उपलब्ध कराने की बात आई बेराड़ क्षेत्र में तो सबसे पहले मैं लाया। सही है ना? तो मुझे देख के मेरे बंधु आगे बढ़े और आज भी वो भी शानदार परिणाम दे रहे हैं, बेराड़ का नाम रोशन कर रहे हैं। कई बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। इन 23 सालों में कोई एक ऐसी याद कहीं ट्रिप की, किसी भी चीज की जो आप बताना चाहें, एक अनमोल याद? वैसे तो 23 साल की जिंदगी में बहुत सारी यादें हैं, लेकिन मेरे जीवन की सबसे जो अनमोल याद जो थी, सबसे अनमोल जो याद थी वो ये थी कि एक बालिका थी, छात्रा, जो उसके माता पिता उसको सरकारी स्कूल में डालना चाह रहे थे कि हम पैराडाइज में नहीं पढ़ाएंगे। शायद वो छात्रा 6th क्लास की थी और ये 2007 या 8 की बात थी।
9 की, 2009 के आसपास की। मुझे अच्छी तरह पता है कि जब टीसी कटाने की बारी आई, मैंने हमारे स्टाफ से कहा कि इनकी टीसी बना दीजिए। तो बेटी अपनी मम्मी का पैर पकड़ के बैठ गई कि मैं पैराडाइज से नहीं जाऊं। तब माता पिता को मजबूरी में उस बच्ची को यहाँ छोड़ के जाना ही पड़ा। अच्छा। कि बेटी की अगर इच्छा नहीं है पैराडाइज को छोड़ने की, तब सर हम नहीं ले जाएंगे इसको। तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई वजह ऐसी तो नहीं है कि कहीं आर्थिक कोई समस्या हो, कि नहीं आर्थिक समस्या की वजह से आप इसको यहाँ से ले जा रहे हो, सरकारी स्कूल में डाल रहे हो? तो बोले सर कोई वो बात नहीं है, हम तो केवल इसलिए ले जा रहे थे कि सरकारी स्कूल घर से बगल में पड़ता है, और इसके ताऊ और उनके बच्चे भी वहाँ जाते हैं तो साथ साथ ही जाती रही। लेकिन वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई यही है कि जब एक बच्चा ये कहे कि नहीं मैं पैराडाइज छोड़ के नहीं जाऊँ, तो मेरे लिए सबसे जीवन का यादगार पल वो था। आज के युवा शिक्षक और अदर स्कूल डायरेक्टर के लिए एक मैसेज जो आप छोड़ना चाहते हैं? देखो, प्राइवेट स्कूलों में जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं, तो मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहूंगा, बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल कितनी वेतन दे पाएगा वो? 10,000, 20,000, 30,000? क्या इतने से उसकी पार पड़ जाएगी? उसका जीवन गुजर बसर हो जाएगी। बेकार जैसे स्तर पर तो आप देख रहे हो, नाम मात्र का एक बहुत कम वेतन दे पा रहे हैं, क्योंकि फीस ही नहीं है। सही है ना? और हम तो बिल्कुल बड़ा वेतन देने को तैयार हैं अपने टीचरों को, लेकिन उसके लिए क्या है कि बच्चों पे एकदम बहुत बड़ा भार पालकों पर आ जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे वेतन उनको दे पाएं। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों में ठीक है, जब तक उनके पास कोई बड़ा रोजगार स्वयं का नहीं है, या कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या खुद का कोई बिजनेस जब तक उनके पास नहीं है, तो तब तक प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग अच्छा अवसर है, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सीखने को भी मिलता है। आप सिखा भी रहे हो और सीख भी रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत मदद भी हो रही है। लेकिन ये सोच सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में जितने भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे कि सरकारी स्कूलों में जो गेस्ट फैकल्टी जिन्हें हम लोग अतिथि शिक्षक कहते हैं, उनको उन्होंने 50% आरक्षण दे रखा है भर्तियों में। शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण दे रखा है। तो क्यों ना सरकार हमारे शिक्षकों को, जो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आखिर वो भी तो शिक्षक, वो भी वही काम कर रहे हैं और उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनको भी वो अवसर दिए जाएं, उनको भी 50% का आरक्षण मिल जाए उन अतिथि शिक्षकों के साथ। तो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं, जो युवा हैं, उनका भी भविष्य सुरक्षित हो पाए। अंत में अगर आप अपने ये 23 साल के सफर को एक लाइन में बोलना चाहें तो क्या होगा? 23 साल के सफर को एक लाइन में बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए ये है, बस वही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम करिए, आपको कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बच्चों के लिए कोई संदेश? बच्चों के लिए संदेश यही है कि बेटा हमेशा पढ़ाई को मन लगा के आप पढ़ाई करें, और खेलकूद के समय खेलकूद, मस्ती के समय मस्ती, और पढ़ाई के समय पढ़ाई। तो निश्चित मानिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और बहुत ऊंचाइयों तक आप जाएंगे। सभी बच्चों को मेरी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं, और कार्तिक भैया और आपकी टीम को भी बहुत बहुत
धन्यवाद। 23 साल का सफर सिर्फ एक स्कूल डायरेक्टर का नहीं, बल्कि उस सोच का था जिसने बैराड़ के हर एक बच्चे के सपनों को पंख दी। जिन गलियों में पहले स्कूल का मतलब सिर्फ किताबों तक सीमित था, वहाँ अब मेरिट लिस्ट में नाम लिखे जाते हैं। ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। एक नेता वो नहीं होता जो आगे चले, बल्कि वो होता है जो सबको साथ लेकर आगे चले। ऐसे ही प्रेरणा स्रोत से आज हमने एक मुलाकात की। थैंक यू सर, हमारे साथ अपना अनमोल अनुभव साझा करने के लिए। और सुनने वालों को इतना कहूँगा, अगर आप में कुछ बदलने की आग है तो किसी सिस्टम की नहीं, एक सोच की ज़रूरत है। मैं हूँ कार्तिक झा और आप सुन रहे थे 23 साल का सफ़र, एक स्कूल डायरेक्टर की कहानी, फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस इन बैराड़। थैंक यू सो मच।